हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर हीरामणि मिश्रा कौशल्या एकेडमी से फिर से आपके सामने हूँ। एक बहुत ही ना क्या बोलते हैं उसको, जलता हुआ टॉपिक ना, काफ़ी ज़्यादा जोश और जुनून से भरा हुआ टॉपिक। हर एक वो बच्चा जिसने बायोलॉजी लिया है, पीसीबी ऑप्ट किया है, और इसलिए ऑप्ट किया है बायोलॉजी क्योंकि उसका सपना है डॉक्टर बनने का, या वो चाहता है समाज में अपनी भागीदारी देना एज ए डॉक्टर, तो उनके लिए मैं आप सबके सामने फिर से एक ज्वलंत टॉपिक लेके आ गया हूँ। मैं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर हीरामणि मिश्रा, आप सब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं और मेरी एकेडमी कौशल्या एकेडमी एक बार फिर से आपके सामने लेके आई है एक नया टॉपिक, एक नया कॉन्सेप्ट। आप इसे मोटिवेशनल क्लासेस कह सकते हैं, आप इसे डायरेक्शनल सेशन कह सकते हैं, आप इसे एक कैलकुलेटिव सेशन भी कह सकते हैं। अगर आप चाहें, वॉट एवर यू वॉन्ट, आप इसे कह सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं और मेरी एकेडमी ना, हम लोग आपकी तैयारी में आपके साथ हैं, आपके दोस्त हैं, आपके हमदर्द हैं, आपके साथी हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी डिफिकल्टी आएगी, एज ए डॉक्टर मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उस डायग्नोसिस को बनाऊं कि आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, और उन डायग्नोसिस का क्योर भी, उन डिजीज़ का क्योर भी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से एक बहुत बड़ी बीमारी का क्योर लेके आपके सामने आया हूं। अभी बच्चे काफ़ी उधेड़ बुन में हैं कि अब क्या करें। कुछ बच्चों का, मोस्ट ऑफ द किड्स across the country having the all syllabus completed there in the institutes, and now they are waiting for the notification of NEET 2022। आप लोगों ने अगर मेरे वीडियोस फॉलो किए हैं और अगर आप मुझे देखते हैं तो आपने देखा होगा, मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि नीट 2022 की प्रोबेबिलिटी क्या है होने की। तो जो हमने प्रोबेबिलिटी जज की थी वो थी जून। ठीक है, हम मान के चलते हैं जैसे हर साल नीट जो होता था वो मई में होता था, तो इस बार मई में होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि नीट पीजी का एग्ज़ाम मई में शिफ्टेड है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये एग्ज़ाम जो होगा वो होगा या तो जून में, और मुझे लगता है या तो जुलाई फर्स्ट वीक में, बहुत डिले हुआ तो। लेकिन आई होप और मेरी विश है, क्रॉस फिंगर्स, कि जून में हो, जिससे जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े। ठीक है, तो उसके मद्देनज़र मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया है, आपके सामने दिख रहा होगा, हाउ टू क्रैक नीट इन 100 डेज। तो हम लोग एक 100 डेज का प्रोग्राम बनाते हैं। हम लोग, जब भी मैं बोलता हूं इसका मतलब मैं और आप, हम और आप मिलके एक 100 डेज का प्रोग्राम बनाते हैं और साथ में चलिए तैयारी शुरू करते हैं विद अ वेरी स्मार्ट वे। बहुत ही स्मार्ट तरीका आपको बताने वाला हूं जो लेस लेथार्जिक होगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस नहीं होगी, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग महसूस नहीं करेंगे। मतलब आप अगर सोचें ना कि जब हम एग्ज़ाम वगैरह आ जाता है ना, तो बच्चा ऑलरेडी, अगर आप पीडियाट्रिक साइकोलॉजी को देखें ना जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, तो अगर आप पीडियाट्रिक साइकोलॉजी को देखें तो उस हिसाब से बच्चा बहुत ही मेंटली थका हुआ महसूस करता है। वो बहुत ज़्यादा एनर्जिक नहीं महसूस करता है क्योंकि वो काफ़ी डरा हुआ रहता है, काफ़ी नर्वस रहता है। उस नर्वसनेस को दूर कैसे भगाएं, उस डर को दूर कैसे भगाएं, उस थकान को दूर कैसे भगाएं। आप सब जानते होंगे, सबके चेहरे पे स्माइल आने वाली है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता है नींद ज़्यादा आने लगती है ठीक है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। ये प्रॉब्लम 70% बच्चे फेस करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनकी एफिशिएंसी बढ़ भी जाती है, तो उनके लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट मैं लेके आया हूँ। मेरे इस डिश में बहुत ढेर सारे मसाले हैं और सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। आइए शुरू करते हैं, हाउ टू क्रैक नीट इन 100 डेज। सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मेट बना लेते हैं कि साहब हमारे पास टाइम कितना है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास, अगर मैं पूरा का पूरा मंथ कैलकुलेट करूं, नाउ वी आर स्टैंडिंग इन फरवरी, अगर हम बात करें तो हमारे पास अभी भी मुझे लग रहा कि कुछ महीने बाकी हैं। अगर देखा जाए तो वी हैव अ मंथ ऑफ मार्च, मुझे लग रहा मार्च 31 का मंथ है, पूरा टाइम है। वी हैव अप्रैल एंड वी हैव मई। मैं जून को बोनस में लेके चलूंगा ना, जून के जो भी दिन मिलेंगे मैं उनको बोनस में लेके चलूंगा। फिलहाल हम लोग को ये क्राइटेरिया पूरा करना है। तो अगर देखा जाए तो व्हाट 30 डेज, यहां पे भी मैं ले लेता हूं 30 डेज, और यहां पे भी मैं ले लेता हूं
30 डेज, ठीक है। तो हमारे पास ये क्राइटेरिया है। 90 डेज का प्रोग्राम है, जिसे मैंने 100 डेज कहा है क्योंकि 10 डेज हम लोग एडिशनली रिवीजन के लिए रखेंगे, ठीक है। और अब ये मान के चलते हैं कि जून 1 को ही मेरा नीट 2022 का एग्जाम है। देखो, इसके लिए अलग अलग अप्रोच होगा। देखो, आप मेरे लिए पेशेंट हो, मैं हूं डॉक्टर, मैं आपको पहले डायग्नोसिस समझाऊंगा, डिजीज समझाऊंगा और फिर उसका क्योर समझाऊंगा। पहला, एक पेशेंट मेरे पास आया हुआ है केस 1 ना, जो कि ड्रॉपर है ना, जिसने केवल और केवल नीट को ही अपना एम बना रखा है। नीट को ड्रीम मत बनाना बच्चों, क्योंकि सपने जो हैं वो सोते हुए देखे जाते हैं, ठीक है ना, और सपने सपने रहते हैं। लेकिन नीट को सपना मत बनाओ, नीट को बनाओ एम। और एम उस चीज को कहते हैं जिसको आप अचीव कर सकते हो, इसीलिए आप नीट को सपना मत बनाओ, नीट को बनाओ एम जो कि आप अचीव कर सको, ठीक है। तो अब केस 1 जो ड्रॉपर है, ड्रॉपर का मतलब ये है जो कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, पूरे भारत में कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लोकल इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोटा से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, वॉट एवर द प्लेस, वॉट एवर द मीडियम, वॉट एवर द वे, जैसे भी तैयारी कर रहे हैं। जैसे हमारे, मैं बोलोगे ना डॉक्टर मिश्रा की मेंटरशिप में जो बच्चे हैं जो ड्रॉपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने उनके लिए क्राइटेरिया रखा है। आप ये मान के चलिए कि आज और कल में फरवरी ना, तो मैं उनका सिलेबस क्या कर रहा हूं, कंप्लीट। अब ये सिलेबस किस चिड़िया का नाम है? बहुत सुनते हैं सिलेबस सिलेबस ना, छोटी क्लासेस से ही शुरू कर देते हैं सिलेबस सिलेबस। सिलेबस मतलब ये है कि सारे के सारे टॉपिक्स को हमने टच कर लिया है। ऑल टॉपिक्स ना रिलेटेड टू नीट, रिक्वायर्ड फॉर नीट आर नाउ टच्ड, required for NEET are now touched or explained, ठीक है। all topics required for NEET। तो फरवरी में हमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, तो बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हो गया, मतलब उसने हर एक वो चीज जो नीट में आती है या नीट के सिलेबस में है, उस चीज को उसने एक ना एक बार पढ़ लिया है, ठीक है। तो जो ड्रॉपर का क्राइटेरिया है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ ड्रॉपर? मुझे लग रहा है ड्रॉपर जो है वो मार्च से फ्री है। ड्रॉपर के पास क्या क्राइटेरिया है? ड्रॉपर को स्कूल जाना नहीं है साहब, उसको प्रैक्टिकल देना नहीं, उसको बोर्ड एग्जाम देना नहीं, तो उसके पास एक लौता एम है टू क्रैक नीट। उसके लिए एक ही एग्जाम है और वो है नीट 2022 का एग्जाम। उसके अलावा उसकी लाइफ में सेकेंडरी कोई गोल नहीं है। तो अब उसे अपने नेक्स्ट 100 डेज के लिए थोड़ा सा ड्रास्टिक चेंज करना पड़ेगा। अब ड्रास्टिक चेंज मतलब तुम ये मेरे से एक्सपेक्ट मत करना, बहुत ढेर सारे मेंटोर्स हैं, यूट्यूब पे भयंकर चैनल हैं और ज़बरदस्त तरीके हैं हर एकेडमी के, लेकिन हम अपनी एकेडमी में और मैं आपको पर्सनली ऐसी मेंटरशिप देने की कोशिश करता हूं जिसमें आप चिल रहो ना, चिल रहो मतलब रिलैक्स रहो। मैं तुमको कोई ऐसा टास्क नहीं दूंगा ना कि सुबह 4 बजे उठ के काली पहाड़ी के पीछे बाबा रामदेव का सुप्तासन करना है और ये वाला ना ये सिरप पीना है या हमदर्द का टॉनिक चिंकारा पीना है, ये मैं कभी नहीं कहूँगा आपको। मैं बहुत ही सिंपल बट डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। डिसिप्लिन्ड मतलब क्या है? प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग मतलब क्या है? जैसे पूरे भारत में लाखों की मात्रा में बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट की, ठीक है। तो आपकी जो कंपटीशन है ना वो सिलेबस से नहीं है, आपकी कंपटीशन उन बच्चों से है जो तैयारी कर रहे हैं। आप तभी सिलेक्ट होगे जब वो बच्चे आपसे पीछे रह जाएं, और वो बच्चे पीछे कब रहेंगे? जब वो कोई गलती करेंगे ना, या डिसिप्लिन में कहीं ना कहीं लैकुना होगा, लैग करेगा। तो डिसिप्लिन किसे कहते हैं मैं समझाता हूं। इन अगले 100 दिनों में अगर आप एक दिन नहीं नहाओगे ना तो आपका कोई लॉस नहीं होगा। थोड़ा सा लॉस हो सकता है, अगर आपके जो करीबी हैं और आपकी स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो हो सकता है आपकी स्वेटिंग से बदबू आ जाए लेकिन उसके भी सोल्यूशन मार्केट में मौजूद हैं ना। इंडिया में क्या चल रहा है? बोले फॉग चल रहा है तो फॉग वोगला कुछ नहीं होगा। मतलब आपने अगर एक दिन नहीं नहाया तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप इन 100 डेज में एक भी दिन आपने बदमाशी की, आपने पढ़ाई नहीं की, तो आप बाकी बच्चों से जो पूरे कंट्री, थ्रू आउट द कंट्री तैयारी कर रहे हैं उनसे एक दिन पीछे हो जाओगे। और एक दिन पीछे होने का मतलब शायद 2-4 क्वेश्चन पीछे हो जाओगे और आप ड्रॉप कर जाओगे। आपको एमबीबीएस में 1 मार्क्स कम है, 2 मार्क्स कम है। उन बच्चों से पूछिए दोस्तों जो बीडीएस किए हुए हैं, और वो बीडीएस इसलिए किए हुए हैं उनके कुछ मार्क्स कम रह गए थे एमबीबीएस के लिए। आप उनसे पूछिए तो उनको ये फील होता है कि काश हमने ऐसा कर लिया होता, काश हम यहां पे लैकुना या लैग नहीं करते।
तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे जो कुछ मार्क्स से क्वालिफाई करने में रह जाते हैं, कुछ बच्चे जो कुछ मार्क्स से काउंसलिंग में मिस हो जाते हैं, तो ये उनसे पूछिए, आपको पता चल जाएगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो बहुत ही धमाकेदार होगा, वो इसी टॉपिक पे होगा। जो बच्चे 300 से 400 मार्क्स ला रहे हैं उनको मैं 600 प्लस कैसे लेके जाऊं ना। तो बीमारी का नाम है लेस मार्क्स, डायग्नोसिस बन चुकी है, अब उसका ट्रीटमेंट लेके मैं आपके सामने आऊँगा, ठीक है। तो ये मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, प्लीज़ आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वो जो भी प्रोसीजर होते हैं तुम लोग को तो रट गया होगा ना। मैंने देखा है घर में छोटे छोटे बच्चे हैं 3 साल 2 साल के 4 साल के, जो बोल पाते हैं वो भी ये आराम से बोल देते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें तो ये मैं नहीं बोलता हूँ, मुझे लगता है कि अगर आपको मेरा कंटेंट प्रोडक्टिव लगता है और ये आपका काम का है तो मुझे लग रहा है ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप समझदार हैं उसके लिए। तो अब ये बात समझो कि जो ड्रॉपर है ना उसको इन 100 डेज में डिसिप्लिनरी मैनर में काम करना है। एंड व्हाट इज द डिसिप्लिनरी मैनर? अब जैसे हमारे पास टोटल डे में कितने घंटे हैं, बोले साहब 24 घंटे। अब देखो कि तुम एक दरिया दिल इंसान से बात कर रहे हो ना, यू आर टॉकिंग विद डॉक्टर HM मिश्रा, तो 24 दिन है। अब 24 घंटे हैं, सॉरी, ठीक है। 24 घंटे में मैं तुम लोगों को ऑफर कर रहा हूं 8 घंटे सोने के लिए। देख रहे हो दिल, भाई का दिल देख रहे हो नीट वाले सोचेंगे सर हम तो 4 ही घंटे सो रहे हैं। अरे गधे हो तुम, तुम्हें रिलैक्स रहना है, तुमको बहुत ही कूल और काम रहना है, उसके लिए नींद बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए। तो अब आपके पास 24 घंटे में 8 घंटे तुमने बिता दिए आराम करने में, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास बचे कितने? मेरा मैथ थोड़ा वीक है, देख लेना, थोड़ा कैलकुलेशन में मिस हो जाऊं तो माफ़ कर देना। तो ये 16 घंटे बचे ना। अब इस 16 घंटे में देखो भाई तुमको ऑफर कर रहा है 6 घंटे तुम्हारे डेली रूटीन वर्क के लिए, मतलब जिसमें तुम नहाते हो, टॉयलेट जाते हो ना, ब्रश करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, थोड़ा टीवी भी देख लेते हो, दुनियादारी के काम करते हो ना। जिस दिन बालों को शैम्पू करना होता है उस दिन नहाने में 15 मिनट की जगह आधे घंटे लग जाते हैं, ऐसा कुछ। तो इतने के लिए मैंने तुम्हें 6 घंटे दे दिए, सारे नाटक तुम अपने इसमें कर लो ठीक है। अब तुम्हारे पास कितने घंटे बचे? बोले साहब 10 घंटे बचे, ठीक है। अब इन 10 घंटों में देखो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 2 घंटे और यूटिलाइज कर लो, कहीं भी मूवी देख लो, क्रिकेट खेल लो, कुछ भी जो भी तुम करते हो। मोबाइल से दूर रहना थोड़ा सा, स्क्रीन से, इनसे, क्योंकि ये थका देता है तुमको। तो थकने वाला कोई काम मत करना, मतलब छत पे घुमाना या कहीं पे भी कुछ। अब तुम्हारे पास बचेंगे प्रोडक्टिव 8 घंटे। अब इन 8 घंटों को आप इस यूटिलाइज कैसे करोगे? तो मैं तुमको पैटर्न बता रहा हूं, देखो बहुत ध्यान से सुनना। एक काम करना, इन 100 डेज में एक काम तुम्हें सबसे पहले करना है, कसम खानी है तुम्हें विद्या माता की ठीक है, कि तुम टाइम टेबल नहीं बनाओगे ना। तुम बोलोगे ये कैसी बातें कर रहे हैं यार, 100 डेज का प्रोग्राम लेके आया है और बोला टाइम टेबल नहीं बनाना। हाँ बिल्कुल मत बनाना। तुमने टाइम टेबल बनाया मतलब वो ध्वस्त होना है, ये तय है। कैसे तय है ना, हम जो प्रजाति है हमारी उसका नाम है होमो सेपियंस और ह्यूमंस। हम इस धरती की सबसे मक्कार प्रजाति हैं, ये बात याद रखना कैसे? क्योंकि हम क्या है ना, कभी भी अपने आप से ऑनेस्टी नहीं दिखाते। हम ऑनेस्टी इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि हम थोड़ी सी बेईमानी करते हैं, ये हमारे नेचर में है। ये तुम्हारी मेरी गलती नहीं है, मेरे भी नेचर में है शायद। ये मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। हम जैसे ही टाइम टेबल बनाते हैं कि 4 से 6 पढ़ेंगे, तो हम 4 बजे के पहले खाली भी होते हैं तो पढ़ने नहीं बैठते हैं, क्योंकि हमारे टाइम टेबल के स्लॉट में है 4 से 6 पढ़ाई करना। 4 बजे की जगह 4:15 बजे बैठते हैं और 5:45 बजे उठ जाते हैं, तो आधे घंटे हमने यहाँ भी खा दिए। 4 बजे पढ़ने जा रहे थे तब तक घर वालों ने कोई काम दे दिया, बोले सब्जी ले आओ, या मौसी आ गई, या पड़ोसी आ गया, कोई भी आ गया, तो तुम इतने ईमानदार होते हो ना कि तुम्हें लगता है, अच्छा तुमसे कोई पूछता भी नहीं है, नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू कि यार आज क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम खुद को ही जवाब देते हो, खुद ही को सेटिस्फैक्ट करने की कोशिश करते हो। नाउ यू आर ना सेटिस्फाइंग योर सेल्फ कि यार आज पढ़ाई नहीं हो पाई क्योंकि आज तो रिलेटिव आ गए थे कल से। तो 100 डेज में 99 डेज हो गए, और 99 में 98 और 90 और 70 और 60 कब हो जाएंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि डेली कोई ना कोई काम है। मेरे पास क्लासेस होती हैं शेड्यूल, मैं डॉक्टर हूँ और पेशे से एडुकेटर हूँ, आप सब जानते हैं।
तो मेरे पास डेली इतने, मतलब जो मेरा काम है प्रोफेशनली उसको छोड़ के इतने काम है कि मत पूछो। और तुम जैसे यूथ के पास तो कितने ही काम है, मुझे मतलब काम, मतलब मेरे काम तो हैं रिलेटेड टू ना क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट, फैमिली। भाई मैं डॉक्टर हूँ ना, तो ऐसा थोड़ा ना मेरे यहाँ राशन अपने आप प्रकट हो जाता है। राशन मैं ही लाने जाता हूँ, डिपार्टमेंटल स्टोर मैं ही जाता हूँ, अगर चीनी खत्म है तो उसे लेने मैं ही जाऊँगा। हाँ, कुछ फैसिलिटीज़ हैं कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, आपने किसी शॉपकीपर को सेट करके रखा, उसने होम डिलीवरी कर दी, दैट। लेकिन यू हैव टू मेक द फोन कॉल ना, तुमको फ़ोन कॉल करना ही पड़ेगा, तुमको चीज़ें करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें तुम खुद ही से करते हो। अब तुम्हारे पास सॉक्स नहीं है तो यू हैव टू गो एंड परचेज, दैट्स द वे। तो ये तरीका, मतलब इन कामों को आपको करना ही होगा जो कि आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू डू इट। तो अब नई जनरेशन तो इतनी ज़्यादा तबाही है कि पूछो मत। उसने बहुत दिन से फ़ोटो नहीं खिंचाया डीपी का, तो डीपी की फ़ोटो शूट के लिए निकल गया। हालांकि मुझे लगता है कि वो जो जॉनर है वो नीट वाला तो नहीं है फॉर श्योर, क्योंकि नीट के एस्पिरेंट्स डेफिनेटली सिंसियर होने चाहिए, और उनके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर इस ब्रह्मांड में किसी चीज़ की है तो वह है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, क्योंकि उन्हें पता है कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी उन्हें पता होना चाहिए, और वही नीट क्रैक करना डिजर्व भी करते हैं, मैं ये भी बता दूं। क्योंकि अगर कोई बंदा जिसको टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं है वो डॉक्टर बन भी गया ना, तो मुझे लग रहा है वो एक सफल डॉक्टर नहीं बन पाएगा, क्योंकि डॉक्टर हर साल हर मेडिकल कॉलेज से 100-150 डॉक्टर पास आउट होते हैं, लेकिन नामी डॉक्टर कितने बन पाते हैं ये सब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए हम अपने टॉपिक में आ जाते हैं। अब इस 8 घंटे को तुम दो तरीके से पढ़ सकते हो, या तो तुम कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लो, और या तो तुम क्या करो, 2, 2 और 2 ये ले लो, ठीक है ना। इसमें ले लो अपना सबसे पहले बायोलॉजी, ठीक है, और इसे ले लो अपनी केमिस्ट्री, और इसे कर लो अपनी फिजिक्स, ठीक है ना। कम से कम इतना तो कर ही लो, और ये काफ़ी है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम में सिटिंग कैपेबिलिटी नहीं है, सर हम इतनी देर बैठ ही नहीं सकते हैं। अब 6 घंटे कह रहा हूँ, हम 2 घंटे नहीं बैठ सकते। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है अगर आप वो नहीं कर सकते। देखिए, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करिए, बिल्कुल पॉजिटिव सोचने की कोशिश करिए, निगेटिव बिल्कुल मत सोचिए। बहुत बच्चे घबरा रहे हैं, बोले सर सिलेबस कंप्लीट हो गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए मान लेते हैं, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपका कुछ नहीं हुआ है, और मेरा आज का यही तो टॉपिक है कि अगर आप नीट में 0 हैं तो आप 100 डेज में नीट कैसे क्रैक करेंगे ना। डॉक्टर मिश्रा की यही खासियत है कि वो आपको कैसे बताएगा, कैसे मोटिवेट करेगा। तो यू कैन से इट मोटिवेशनल वीडियो ऑल्सो। अब क्या होगा, आप ये मान के चलो कि आपने साल भर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है, स्कूल में पढ़ाई की है, कोचिंग में पढ़ाई की है, कहीं भी पढ़ाई की है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्तों कि आपने कुछ भी गेन ना किया हो। अगर मैं मान लेता हूं कि नीट का सिलेबस है 100%, तो ये बात तो तय है कि तुमने जो भी पूरे साल के दौरान पढ़ा है, कम से कम 10 से 20% पढ़ा ही पढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तुम्हारा जो पोर्शन लेफ्ट है वो 80% ही लेफ्ट है। हो सकता है कुछ बच्चे मिल जाएं जो बोले सर 80% पढ़ लिया, केवल 20% बाकी है, वहां तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो माशाअल्लाह हो गई कंडीशन, ठीक है। लेकिन जो बच्चे मेरे पास आए बोले सर 20% पढ़ा है, 80% लेफ्ट है, वहां पे भी हम काम कर सकते हैं दोस्तों, वहां पे भी हम काम कर सकते हैं। हमको सिर्फ 80% पढ़ना, वो भी 100 डेज में। और मैं बात कर रहा हूं जो बच्चे 0 लेवल पे हैं, हालांकि 100 डेज इज लाइक अ क्रैश कोर्स। अच्छा हाँ, एक सलाह मेरी और भी होगी, बहुत ढेर सारे इंस्टीट्यूट लोकल लेवल पे और इन सब पे क्रैश कोर्स करते हैं ना, तो मेरी सलाह होगी आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, बट डू नॉट गो फॉर क्रैश कोर्स। और क्रैश कोर्स थोड़ा दूसरे तरीके का होना चाहिए ना। आप इसके लिए कमेंट सेक्शन पे जाके मुझे एकदम मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। क्रैश कोर्स में क्या होता है बेटा, इट्स अ कोर्स ऑफ 45 डेज। 45 डेज में टीचर आता है एंड जो भी फैकल्टी आता है, मैं बहुत विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं सारी फैकल्टीज़ का सम्मान करता हूँ, मैं भी फैकल्टी हूँ और मैं अपने जॉनर को जानता हूँ, मेरे जो लीग के लोग हैं वो कितनी मेहनत करते हैं बच्चों के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनका तरीका थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता। ये मेरा ओपिनियन है पर्सनल, मुझे क्षमा करिएगा प्लीज़ अगर किसी को ये थोड़ा सा बुरा लगे तो। मतलब वो आते हैं और जैसे एक चैप्टर है, मान लीजिए इकोलॉजी है, सॉलिड स्टेट है, कोई भी एक चैप्टर है, वो आते हैं और धड़ धड़ धड़, क्योंकि 45 दिन में सिलेबस को कंप्लीट करना है, पढ़ाना है, रिवाइज कराना है, तो बहुत तेज, बहुत स्पीडी मैनर में उसको ख़त्म करते हैं। मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से उसको क्रैश कोर्स की जगह नाम देना चाहिए कॉन्सेप्ट मैराथन।
तो हमने उसे नाम दे रखा है, मतलब अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट में आएंगे, मेरे मेंटरशिप में नीट की प्रिपरेशन करेंगे, तो मैंने उसका नाम दिया है कॉन्सेप्ट मैराथन। कॉन्सेप्ट मैराथन मतलब क्या होता है, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। कॉन्सेप्ट मैराथन कहता है कि साहब एकदम सिंपल मैनर में देखिए भाई, एक सॉलिड स्टेट चैप्टर है, सॉलिड स्टेट को नीट के लिए मैं कैसे तैयार करूं, तो सॉलिड स्टेट को मैं नीट के लिए तैयार कैसे करूंगा। सॉलिड स्टेट में बहुत ढेर सारी थ्योरीज हैं, थ्योरीज का मतलब है डेफिनेशंस। तो क्या नीट जैसे एमसीक्यू एग्जाम में डेफिनेशंस आएंगी, नहीं आएंगी, हटा दीजिए। इसमें हो सकता है कुछ डेरिवेशंस भी हों, तो क्वेश्चन ये है क्या डेरिवेशन लिखने को आएंगे, आंसर है नहीं आएंगे, हटा दीजिए। इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएंगे, तो मतलब आपको इन स्टोरीज को जानना है। जैसे दो टाइप के एग्जाम होते हैं, अगर आपने रामायण कभी सुनी है तो रामायण में अगर बोर्ड एग्जाम आप दे रहे हो तो उसमें पूछेगा राम के चरित्र के बारे में लिखिए, इलाबोरेट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ लॉर्ड राम, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा, यू हैव टू मेक डिस्क्रिप्शन देयर। बट इन एमसीक्यू एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये कभी नहीं आता, वहां पे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने रामायण, भाई सिलेबस तो सेम ही है ना, सिलेबस इज द रामायण, तो रामायण में क्वेश्चन पूछेगा इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हु थ्रू द फर्स्ट स्टोन ड्यूरिंग द ब्रिज फॉर्मेशन फॉर लंका। पहला, लंका के लिए जब ब्रिज बन रहा था तो पहला पत्थर समुद्र में किसने फेंका था, क्वेश्चन पूछ सकता है, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। राम ने रावण को कितने तीर मारे, ऐसा क्वेश्चन। तो मतलब आपको उसी टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बहुत घुस के पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। यही डिफरेंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके स्कूल एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में। तो आपको ये सीखना होगा, तो आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ भी नहीं लिखना है। तो सॉलिड स्टेट में जब आप डिस्क्रिप्टिव पोर्शन को डिलीट मार देंगे तो सॉलिड स्टेट चैप्टर काफी हल्का हो जाएगा। तुम्हें लगेगा ओ माय गॉड ये तो काफी लाइट हो गया, अरे ये तो बहुत हल्का महसूस हो रहा है। फिर आप ये देखोगे ना, व्हाट इज योर फादर नेम ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या नीट में पापा का नाम, 4 ऑप्शन में पापा का नाम ढूंढना है टाइप, ठीक है। आई डोंट थिंक सो इस टाइप के सिली क्वेश्चन आएंगे, कभी नहीं आएंगे, डू नॉट एक्सपेक्ट लाइक दिस ना। तो उसमें कुछ स्मार्ट क्वेश्चन ही आएंगे। तो सॉलिड स्टेट में भी आप अपने टीचर से या मेंटर से या जो एक्सपीरियंस लोग हैं या आप जो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज को कर रहे हैं, तो उनसे आपको आइडिया होना चाहिए कि किस एरिया से क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ना जहां से क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं। आपको उन पोर्शंस को टारगेट करना चाहिए और आपको भी दोस्तों एग्जामिनर की तरह सोचना चाहिए कि नीट का पेपर आप ही तैयार कर रहे हो और आप तैयार कर रहे हो, आपको पता है लाखों की मात्रा में बच्चे इस एग्जाम को देंगे और तुम्हें पेपर ऐसा सेट करना है कि बच्चे छठे फिल्ट्रेट हों, क्योंकि तुम्हें जेम्स चूज करने हैं। जेम्स समझ रहे हो ना, कि मतलब तुम्हें टॉप 50,000 या 60,000 बच्चे ही चूज करने। भाई 90,000 MBBS की सीटें हैं ना, तो तुम 90,000 या 1 लाख बच्चे ही चूज करोगे ना। भाई एग्जाम तो 10 लाख लोगों ने दिया है, तो तुम्हें 9 लाख लोगों को अलग करना होगा। 9 लाख लोगों को अगर अलग करना है तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जो क्वेश्चन वो आंसर ना दे पाए। मतलब तुम ये जज करने की कोशिश करो अपने क्वेश्चन से कि किसने कितना डिटेल में पढ़ा है, कितने बेसिक क्लियर किए हैं। तो आपको क्वेश्चन वहां जनरेट करने, तो आपको केवल उन्हीं एरियाज में फोकस करना है। तो जब मैं अपनी एकेडमी में चलाता हूं इस कॉन्सेप्ट को, तो मैंने उसका नाम क्रैश कोर्स की जगह रखा है कॉन्सेप्ट मैराथन। तो कॉन्सेप्ट मैराथन में हम एक चैप्टर शुरू करते हैं, मान लीजिए सॉलिड स्टेट या मोल कॉन्सेप्ट या कुछ भी ना, कोई भी ना, या अगर हम बायोलॉजी में फिजियोलॉजी शुरू करते हैं, तो मैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अगर पढ़ रहा हूं ना तो एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहा हूं। अब एलिमेंट्री कैनाल के नाम थोड़ा ना पूछेगा ईसोफेगस कहां है। तो इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस ही मत करो, डायरेक्ट मुद्दे पे आओ ना। एक वो आती है कोल्ड ड्रिंक आती है, उसका वो टैगलाइन बहुत मजेदार है, वहां पे ये वो टैगलाइन यहां पे एप्लीकेबल है, सीधी बात नो बकवास। मतलब आप केवल उस मुद्दे पे आओ, उस टॉपिक पे आओ जहां से क्वेश्चन जनरेट करता है। भाई आप ये सोचो ना कि क्वेश्चन कहां से जनरेट करेगा, आपका दिमाग काम करता है फॉर श्योर। आप 1 साल 2 साल से एक ही टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये टॉपिक में यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपने मेंटर्स के पास जाइए, आप अपने टीचर्स के पास जाइए, आप एक्सपीरियंस्ड लोगों के पास जाइए, या आपने ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, अपने लोकल इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, तो आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है अच्छा यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको नीट में एमसीक्यू के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने चाहिए।
इफ यू आर ट्राइंग मोर एंड मोर क्वेश्चन देन यू विल सक्सीडेड फॉर श्योर। ठीक है, तो अब आपको समझना है कि व्हाट इज द एरिया। तो जब आप उसको करोगे तो आपका चैप्टर काफी लाइट वेट हो जाएगा और आप उसमें टारगेट करोगे। आपको पता होना चाहिए इस, अब जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, इमेजिन करिए बायोलॉजी की, और जेनेटिक्स में तुम लोग जानते हो मेंडल्स के लॉ जानते हो, तो क्या लॉज कभी पूछेगा? आंसर है कभी नहीं, कभी नहीं पूछेगा। ऐसा थोड़ा बोलेगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिफाइन करिए, तो क्या ये एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और मुझे लग रहा तो ये भी क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई, जो जो चीजें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करती हैं उन पे तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन यही हो सकता है कौन फॉलो नहीं करता, क्या क्या एक्सेप्शन है, क्या क्या है जो तुम्हें दिखता है कि वो लॉ के अगेंस्ट है, कोई ऐसी चीज जो लॉ को कहीं ना कहीं अबॉर्ट करता हो, जो लॉ को फॉलो ना करता हो। तो आपको उस लेवल पे सोचना है। अगर आप उस लेवल पे सोच पाएंगे तो मैं तो चाह रहा हूँ बहुत जल्दी हम कौशल एकेडमी में एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जो काफ़ी इनोवेटिव होगी, और वो मैं अपनी ही मेंटरशिप में या गाइडेंस में उस टेस्ट सीरीज को डिज़ाइन कर रहा हूँ। वो कॉन्सेप्ट मैराथन पे होगी। तो कॉन्सेप्ट मैराथन इज़ लाइक कि जब आप क्या करते हो, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में एक्सपर्टीज कर चुके होते हो, तो मेरे यहाँ जो भी पूरी मैं और मेरी टीम है ना, वो एक्सपर्टीज टॉपिक को कैसे टीच करना है उस पर माहिर है ना। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन सिस्टम अगर हम पढ़ रहे हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, मेरी टीम को एक्सपीरियंस है, उसने बच्चों की तरह मेहनत कर रही है, उसे पता है कि लास्ट ईयर इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे थे, कौन कौन सा एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस पर मेहनत कर रही है और उसी के हिसाब से आपके टेस्ट पेपर को डिजाइन कर रही है। हम वो नहीं कर रहे हैं जो पूरा भारत कर रहा है, पिछले 10 सालों का टेस्ट पेपर है, उसी को कॉपी पेस्ट मार के आपके सामने दिए जा रहा। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट ना, तो आपको उस हिसाब से सोचना है। क्लियर है? तो मैंने कहा तो आपको उस हिसाब से सोचना है कि कैसे कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो जब उस हिसाब से सोचोगे ना, तो आपके लिए दिन के 2 घंटे काफ़ी होंगे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या टॉपिक को। और ये 2 घंटे तो मैं देखो टाइम पास के लिए बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें बताऊँ ना, मेरा टारगेट ही नहीं कि 2 घंटे पढ़ो। मेरा टारगेट क्या है, हमेशा मैं अपने बच्चों को कहता हूँ टारगेट ओरिएंटेड पढ़ो, और टारगेट ओरिएंटेड मतलब होता है टॉपिक ओरिएंटेड। टाइम को बिल्कुल भी कंसीडर मत करना। जो बच्चा घड़ी देख के पढ़ रहा है उसका लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, ये बात नोट कर लो। आपने देखो पढ़ाई कैसे होती है मेरे हिसाब से, मैं पता है मोस्ट ऑफ द टाइम जब कार ड्राइव कर रहा होता हूँ ना, तब भी मैं पढ़ रहा होता हूँ। मैं जब बाथरूम में शावर ले रहा होता हूँ तब भी मैं पढ़ रहा होता हूँ। और सबसे ज़्यादा मेरा दिमाग तो काम करता है जब मैं टॉयलेट सीट पे बैठा होता हूँ। एकदम यकीन मानो दोस्तों, हंस सकते हो तुम इस पे तुम्हें अधिकार है ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप मतलब अब क्या हुआ, मान लीजिए हमने क्रेनियल नर्व्स पढ़ी हैं और क्रेनियल नर्व्स के हमको नाम नहीं याद हो रहे हैं, तो हमने उसका निमोनिक्स बना लिया कुप्टा फगवा ना। तो हमने क्या किया, हमने किया COOPTA और कुप्टा फगवा। ठीक है, C स्टैंड फॉर क्रेनियल नर्व। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स आर देयर? 12 पेयर्स। अब 12 पेयर्स में उनके नाम रट लिए ना, ये जैसे ऑप्टिक, ऑक्यूलोमीटर, ऑसोफरेंजी, पैथेटिक, ट्रॉक्लियर, जितनी भी हैं ना। अब क्रेनियल नंबर 10 कौन है? वो V से नाम है जिसका नाम है वेगस। क्वेश्चन पूछता है कौन है क्रेनियल नर्व नंबर 10, तो नाम से पूछता है। तो अब आप टॉयलेट में बैठे हो यार, आपने कुप्टा फगवा देखा सुबह उठ के और गए हो टॉयलेट में बैठे हो, और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कुप्टा फगवा। तुम्हारे दिमाग में चल रहा है स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ब्रेन का कौन कौन सा पोर्शन है, चाज़मेटा कहाँ मिलता है। तो ये सब जब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है तो इसका मतलब तुम पढ़ रहे हो। अब मजेदार बात क्या है उस पढ़ाई में, तुम्हारे सामने किताब नहीं खुली है और तुम पढ़ाई कर रहे हो। और कई बार क्या होता है, हमारे सामने किताबें खुली होती हैं और हम पढ़ नहीं रहे होते हैं मेरी बात को समझ रहे हैं? आप स्टडी टेबल में बैठे हैं, पूरे पोस्चर में बैठे हैं, आपके पास बुकलेट है, कॉपी है, किताब है, और आप पेन लेके बैठे भी हैं, लेकिन दिमाग कहीं और है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये पढ़ाई है? तो आंसर है नहीं। अब आप घड़ी देख के बोल सकते हो कि मैं 4 घंटे टेबल चेयर पे बैठा था, लेकिन आपने अचीव क्या किया? तो आंसर है नथिंग। देन इसे मैं ब्लफ कहूंगा। इसे मैं कहूंगा कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो लिटरली। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो मेरी सलाह है बिल्कुल मत पढ़िए।
लेकिन आपका मन हमेशा आपको कन्विंस करेगा कि मत पढ़ो। तो आपको ये देखना है कि आप, जैसे कुछ बच्चे हैं, नीट आने वाला है ना, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहला काम, मुझे वहाँ पे थोड़ी सी इशू है, आप कह सकते हैं मैं थोड़ा सा गुस्सा आ जाता हूँ और थोड़ा सा हेट है मुझे उस चीज़ से। बच्चे क्या करेंगे, सर नीट आने वाला है तो अरे यार मैंने तुम्हें व्हाट्सअप किया था बेटा, उसमें नोट्स है देख लो। सर मैंने व्हाट्सअप डिलीट मार दिया है। क्यों डिलीट मार दिया? सर वो नीट आने वाला है। मैंने इंस्टाग्राम डिलीट मार दिया, स्नैप स्टोरीज डिलीट मार दिया। गेम था सर, मैं गेम खेलता था, मोबाइल गेम टेनिस क्लैश, मैंने उसको डिलीट मार दिया। क्यों मार दिया है? नीट आने वाला है सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम नीट नहीं सिलेक्ट हो पाओगे। तो बच्चा बोला सर क्या बात कर रहे हैं, मैंने तो सब डिलीट कर दिया, मैं दिन रात पढ़ रहा हूँ। मैं कहूँगा तुमने डिलीट मार दिया है क्योंकि तुम घबराते हो। तुम घबराते हो कि तुम्हारे मोबाइल में अगर ये गेम रहेगा तो तुम उसे खेलोगे ही खेलोगे। तो इसका मतलब तुम अपने मन से हार जाते हो बार बार। तुम्हें पता है मेरे पास दो दो फ़ोन हैं, एक टैबलेट है, एक लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सारी फैसिलिटीज़ है, कोई नहीं पूछने वाला, आई एम द बॉस ना। मेरे पास बहुत ढेर सारे पैसे हैं, मेरे पास बहुत ढेर सारा टाइम है, तो क्या मैं दिन भर गेम खेलते रहता हूँ? आंसर है नहीं। मैं गेम तभी खेलूंगा जब मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे गेम खेलना है। मैं इंस्टाग्राम तभी खोलूंगा जब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे इंस्टाग्राम खोलना है। आज हर एक बच्चे के पास व्हाट्सएप है, हर एक बच्चे के स्कूल जो हैं वो उससे कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं। आपको ये बात पता ही होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी कोचिंग में हो, किसी इंस्टीट्यूट में हो, वो आपसे कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं? थ्रू व्हाट्सएप। आपको टाइम टेबल दे रहे हैं। मैं आपको नोट्स देना चाहता हूँ, क्वेश्चन देना चाहता हूँ सॉफ्ट कॉपी में, किस में दूंगा? व्हाट्सएप में दूंगा। यही करता हूँ ना। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना बेटा, ये यूज़ करने के लिए है। दीज आर नॉट अवेलेबल फॉर मिस यूजिंग। तो आपको ये डिसाइड करना है, आपके मोबाइल में गेम है, इंस्टा है, फेसबुक है, जो भी है सब पड़ा रहने दो और अपने मोबाइल को बताओ कि ये सब इसी में पड़ा रहेगा और मैं इसे छूऊंगा भी नहीं। अगर तुम पबजी के दीवाने हो और तुम गेम खेलते हो तो पबजी को अपने ही मोबाइल में पड़ा रहने दो और उसे छुओ मत, और उस पबजी को दिखा दो कि मेरी विल पावर कितनी स्ट्रांग है। भाई तुम भविष्य में इस समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग बनने वाले हो, वो है डॉक्टर। और डॉक्टर अगर इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं होगा तो वो कैसे अच्छा डॉक्टर बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। मेरे हिसाब से आपको छोड़ देना चाहिए अपनी प्रिपरेशन, ठीक है ना, डोंट माइंड। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपके जो भी मोबाइल में है, टीवी में है, अब आज और कल इंडिया श्रीलंका का मैच आने वाला है, तो मैच आने दो यार, क्या करना है, आने दो मैच, कोई दिक्कत नहीं। बोले सर मार्च में होली है। बेटा होली हर साल आती है। तुम्हारा नीट 2022 कभी भी हर साल नहीं आएगा। तुम्हारी लाइफ में नीट हर साल नहीं आएगा, आएगा भी तो तुम नहीं दे पाओगे। क्या तुम हर साल नीट देना चाहते हो? आंसर है नहीं। नहीं सर, मैं तो सिलेक्ट होना चाहता हूं। तो इस साल की होली को थोड़ा सा अवॉइड कर दो। मतलब आपको मैं होली नहीं खेलने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बस उसको प्रायोरिटी मत देना ना। आपकी प्रायोरिटी अभी इस समय नीट 2022 है, तो आप ये जो 2 घंटे का मैंने क्राइटेरिया दिया है, आप इसको नहीं, आप केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स, मैंने टॉपिक वाइज वेटेज का वीडियो डाला है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाइए और टॉपिक डिसाइड करिए। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम से पूछता है। केमिकल इक्विलिब्रियम को टारगेट करिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम में आज मैं केवल केसी के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, कल मैं केपी के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर मैं ली शातेली प्रिंसिपल के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर एक दिन मैं आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ूंगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, फिर मैं एक दिन आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ूंगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और जिस दिन तुम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस उठाओगे उस दिन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस खत्म करके ही उठोगे। उसमें चाहे 2 मिनट लगे, चाहे 2 घंटे लगे, चाहे 20 घंटे लगे दोस्तों। तो आप जब टारगेट ओरिएंटेड पढ़ोगे तो आपको इस धरती में कोई भी बीट नहीं कर सकता। नीट तो बहुत छोटा सा एग्जाम है, इट्स अ पीस ऑफ केक, हलवा है ये। नीट छोड़िए साहब, आप यूपीएससी या दुनिया के किसी भी लेवल के एग्जाम को क्रैक कर देंगे अगर आप में ये डिसिप्लिनरी मैनर में ना, इस डिसिप्लिनरी मैनर में अगर आप में विल पावर आ गई तो, अगर आप इतने ज़्यादा डिसिसिव हो गए, अगर आप इतने ज़्यादा एडमेंट हो गए, तो आपको इस धरती पे कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है। भाई नीट तो अभी एक पहली सीढ़ी है आपके जीवन की, आपको तो नीट पीजी भी देना है और पता नहीं कितने एग्जाम्स आपको देने हैं मेडिकल कॉलेजेस में और अपने लाइफ के इम्तिहान में, ठीक है।
तो मेरा ये कहना है फॉर ड्रॉपर्स कि भैया आपके पास दिन में कितने घंटे बचे, 8 घंटे बचे, उन 8 घंटों को डिवाइड करो। अगर तुम टाइम ओरिएंटेड हो तो एक सब्जेक्ट को 2 घंटे दो, और 2 घंटे एक बार में नहीं बैठ पाते हो तो मेरी सलाह है उन बच्चों को 15-15 मिनट के सेशन बनाओ साहब। 15 मिनट बैठो, एक टॉपिक निपटाओ और उठ के बाहर टहलने चले जाओ। फिर आओ 15 मिनट बैठो, फिर एक टॉपिक निपटाओ और फिर कुछ कर लो। फिर 15 मिनट बैठो, फिर एक टॉपिक निपटाओ, और ऐसे तो 15-15 मिनट के बनाओ सेशन, तो आप 2-2 घंटे बैठना शुरू कर दोगे। आप 15-15 मिनट से फिर धीरे धीरे उसे 30 मिनट कर देना, फिर 30 मिनट से आप उसे धीरे धीरे 1 घंटे कर देना। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपने 30 दिन में ही ये 15 मिनट से आप 1 घंटे में शिफ्ट हो गए, और 60 दिन में आप 15 मिनट से 2 घंटे में शिफ्ट हो जाओगे। एक बार बैठोगे तो 2 घंटे बाद ही उठोगे, ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो ये ड्रॉपर वालों के लिए है। अब बोले सर हमारे बारे में तो कुछ बताइए, केस टू स्टडी ना, जो इस साल 12th दे रहे हैं उनका क्या। तो जो 12th दे रहे हैं, एक नोटिफिकेशन आया है बोर्ड का कि बोर्ड का एग्ज़ाम होगा 26 अप्रैल से। तो जो भी बच्चा पढ़ रहा है ना, वो एकदम डिटेल से पढ़ना शुरू कर दे। देखो मान लीजिए एक रेस हो रही है, ये खड़े हो आप, ये आप हो, एक रेस हो रही है और वो रेस है 200 मीटर की, और एक रेस हो रही है वो है 500 मीटर की। जो 500 मीटर की रेस है वो है नीट की रेस, और जो 200 मीटर की रेस है वो है बोर्ड की रेस। तो आप ये मान लीजिए कि आप इसकी तैयारी अगर कर रहे हो ना, अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 500 मीटर, तो आपको कौन है जो 200 मीटर में हरा देगा? नो वन इज़ देयर। कोई भी आपको 200 मीटर की रेस में नहीं हरा सकता अगर आप 500 मीटर की तैयारी कर रहे हो। तो मेरी सलाह उनको ये है कि वो नीट के लिए ही प्रिपरेशन करें। अप्रैल 1 से 1 अप्रैल से वो नीट को थोड़ा सा साइड करके 26 अप्रैल तक, मतलब 30 डेज का एक क्राइटेरिया ले लें, वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ें, सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड। तो मतलब अभी के टाइम में क्या करें सर? तो अभी आप नीट के लिए पढ़िए, बिंदास पढ़िए, क्योंकि आप जो नीट के लिए पढ़ोगे वो आपको बोर्ड में काफ़ी हेल्पफुल होगा। बिकॉज नीट मतलब 500 मीटर की रेस और बोर्ड मतलब 200 मीटर की रेस। तो आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ रहे हो। अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हो तो आप चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, सबके आंसर देने में सक्षम हो, कहीं कोई डाउट नहीं। अगर आपको कोई कंफ्यूज कर रहा है कि बोर्ड एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट, केवल आपको ढक्कन बना रहे हैं। बोर्ड मतलब सीबीएसई का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछता है। मैं पिछले 4 साल का कॉन्सेप्ट उठा लो, काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे जो नीट ने, पहले बोर्ड ने पूछा है और फिर नीट ने पूछा है, पहले बोर्ड ने पूछा है फिर नीट ने पूछा है। तो सम क्वेश्चंस आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो आपको इसको समझना है बहुत अच्छे से। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बट हाँ, बोर्ड जो है वो नीट के कंपैरिजन में काफ़ी सिंपलर वे में है, डिस्क्रिप्टिव है, बट जो नीट है वो डिस्क्रिप्टिव नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आपको इसे समझना है। तो जो बोर्ड एस्पिरेंट है, मतलब जो इस बार 12th में हैं, बोर्ड एस्पिरेंट्स हैं, उनको ये ध्यान देना है कि आपको 31 मार्च तक ना 31 मार्च मतलब क्लोजिंग का दिन तो 31 मार्च तक आप अपने धुन में लगे रहिए। आप कौन सी धुन में लगे हैं? बोले साहब नीट की धुन में लगे रहिए, बिंदास लगे रहिए, टारगेट करके पढ़िए नीट। ठीक है, लेकिन जैसे ही 30 मार्च खत्म होती है और 1 अप्रैल आता है ना, नया सेशन लगता है, फाइनेंशियल ईयर लगता है, आप 1 अप्रैल से भिड़ जाइए अपने बोर्ड के लिए ना। केवल बोर्ड ओरिएंटेड पढ़िए, सुबह शाम दिन रात बोर्ड 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 बोर्ड। ठीक है, और वहाँ पर भी टारगेट ओरिएंटेड पढ़िएगा। और अगर आप पिछले 5 साल के सीबीएसई के पेपर 5 ईयर्स, यार देखो क्वेश्चन या टॉपिक जो हैं बहुत लिमिटेड हैं यार। चाहे मैं बात करूँ नीट की, चाहे मैं बात करूँ बोर्ड की, बहुत लिमिटेड टॉपिक हैं। अगर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस नाम का एक चैप्टर है, उसमें तुम्हें बीमारियों के बारे में पढ़ना है दोस्तों, तो कितनी बीमारी होंगी यार, बहुत, मतलब ऐसा तो है नहीं इनफाइनाइट है। तुम्हारे से ज़्यादा हैवी सिलेबस तो मुझे यूपीएससी वालों का लगता है ना, क्योंकि उनकी जो जीके का जो क्राइटेरिया वो इनफाइनाइट है, उसकी कोई रेंज ही नहीं है, अनलिमिटेड है, यू कैन से अनलिमिटेड एरिया। ठीक है, तो आप
वहाँ पे दिमाग लगाओ, ठीक है ना। वहाँ पे डिफ़िकल्टी है उन लोगों के साथ, आपके साथ नहीं है। आपको ध्यान देना है कि यू डू नॉट हैव अ डिफ़िकल्टी एट एनी मोर, उनके पास डिफ़िकल्टी है जो यूपीएससी का एग्ज़ाम। आपका सिलेबस बहुत लिमिटेड है यार। अगर मुझे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पढ़ना है तो कितनी बीमारियाँ होंगी, वायरल होगी, बैक्टीरियल होगी, प्रोटोजोवल होगी ना, फंगल डिजीज़ होगी, और क्या होगा, और कितनी होगी। तो ऐसा सोचने बैठो ना यार, 5 बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन सी हैं, 5 वायरल डिजीज़ कौन कौन सी हैं, 5 फंगल डिजीज़ कौन कौन सी, सोचो ना कि कौन उनका पॉजिटिव एजेंट है, क्या नाम है उनका, चार्ट बना के चिपका दो अपने। दिन में 15 बार शीशा देखते हो तो उसके बगल में चिपका दो, तुम देखते देखते तुमको याद हो जाएगा। जितने भी डेट्स हैं, जितने भी नोबेल प्राइज विनर हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, किसके फादर कौन है, उसका चार्ट बना के चिपका दो, तुम्हें कौन रोकेगा। आपकी पढ़ाई बहुत ही प्लान्ड और स्ट्रैटेजिक होनी चाहिए। इफ आपकी पढ़ाई प्लान्ड और स्ट्रैटेजिक नहीं है तो नीट छोड़िए साहब, आप बहुत ही बेसिक बोर्ड एग्जाम भी क्रैक नहीं कर पाओगे। तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर हूं मैं। तो जो 12th वाले हैं वो ऐसे करें। तो अब हमारे पास ये जो 90 डेज का प्रोग्राम है, उस 90 डेज को हम प्लान कर रहे हैं 6 आवर्स पर डे ऑफ स्टडीज एंड 2 आवर्स पर डे फॉर, ये लिख देता हूं 6 आवर्स पर डे फॉर स्टडीज एंड 2 आवर्स पर डे फॉर प्रैक्टिस। मैं आपसे कहूंगा इसके आगे दैट्स इट। नमस्कार दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं करना साहब। आपके पास है 90 डेज, और 90 डेज में आप डेली 6 घंटे पढ़ रहे हो दोस्तों। आपको पता है कितने आवर्स हुए ना, आपको पता है इतने आवर्स आपने पढ़ाई की, और इतने आवर्स में साहब नीट तो क्या कोई भी एग्ज़ाम तुम क्रैक कर सकते हो, ये बात यकीन करो। मैंने प्रैक्टिस के वो घंटे तो जोड़े ही नहीं, 90 इंटू 2 तो 180 आवर्स तो आपने प्रैक्टिस भी किया ना। कम से कम 40-40 मिनट में 40-40 MCQ तो निपटा ही सकते हो ना, ठीक है। तो अगर ये भी जोड़ दो तो क्राइटेरिया ही कुछ और हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इतने घंटे पढ़ के 600 प्लस मार्क्स नहीं ला सकते। मजेदार बात यह है 720 आवर्स टू अचीव टू फाइट फॉर 720 मार्क्स। नीट में कितने मार्क्स होते हैं, कितने मार्क्स का होता है नीट? 720। तो आपको 720 मार्क्स के लिए 720 आवर्स की फाइट करनी है, और उस फाइट में आपको कॉन्सेप्ट मैराथन और बाकी चीज़ों की मदद लेनी है। कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, पहले आप अपने पूरे सिलेबस को एक बार टच करें, टच करने के बाद उसे रिवाइज करें, और फाइनल जो मैंने 90 डेज का ही प्रोग्राम दिया है आपको, जो 10 डेज हैं उनमें आप और कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ करेंगे टेस्ट सीरीज, केवल और केवल टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट। और उन मॉक टेस्ट की सीरीज में अपना एनालिसिस करेंगे कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, ठीक है। जहां पे लैग कर रहे हैं, आपसे अच्छी डायग्नोसिस कोई नहीं बना सकता साहब। आप अपनी डायग्नोसिस खुद ही बना सकते हो। आप सबको पता होता है कि आपका कौन सा वीक एरिया है और कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है। जिसकी आपने प्रैक्टिस नहीं की, जिसको आपने सीरियसली लिया नहीं, मतलब टीचर ने पढ़ाया और आपने उसे दोबारा खुद से एक बार भी नहीं पढ़ा, तो वो एरिया डेफिनेटली वीक है। किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा वेटेज है, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, उस पोर्शन की प्रैक्टिस करिए। यार ये तो बहुत आसान है। काश मेरे टाइम पे ये YouTube जैसे चैनल होते और डॉक्टर हीरामणि मिश्रा या कौशल्या एकेडमी जैसा प्लेटफॉर्म होता जहाँ पे मुझे भी कोई गाइड करने वाला होता वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो मैं अनफॉर्चुनेटली ना, मैं एक तरीके से दुर्भाग्यशाली था, लेकिन तुम लोग नहीं हो। तुम्हारे पास ये सारी सुविधाएं हैं, यूटिलाइज करो इनको। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी महसूस होती है इसको फॉलो करने में, आप कमेंट सेक्शन पे जाके मुझे बता सकते हो, ठीक है। आप मेरा नंबर लेके मुझसे पर्सनल काउंसलिंग कर सकते हो। आप कहीं भी आपको लग रहा कि सर सम काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, कुछ भी, इफ़ यू फीलिंग डिफ़िकल्टी, आप पेशेंट हो और मैं आपका डॉक्टर हूँ, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, और प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मैं इसके आगे कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 720 आवर्स फॉर 720 मार्क्स, दैट्स द टारगेट, ठीक है ना।
और यहीं पे मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है जो मैं आपको गाइड करना चाहता था ना, समझदार को इशारा काफ़ी, तो मुझे लग रहा मैंने वो आपको कर दिया है। और आप समझदार हैं क्योंकि आप भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हैं और डॉक्टर को समझदार होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता था, किस तरीके से मैं आपको मोटिवेट गाइड करना चाहता था या आपको हिंट देना चाहता था कि आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं आपका दोस्त और होस्ट, आपका प्यारा डॉक्टर हीरामणि मिश्रा, कौशल्या एकेडमी से। नमस्कार, हैव ए नाइस डे।